बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। चलें जी, आज की हमारी सेकंड वीडियो। आज हम लॉ का चैप्टर 13 और 14 जो है उसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। उससे पहले बेटा एक चीज़ थोड़ी सी क्लियर कर दूं मैं आप सबको कि जो स्टूडेंट नोट्स वगैरह मांग रहे हैं उनके लिए देखो बेटा, एग्जाम में सिर्फ आपके 1 या 2 वीक रह गए हैं, ठीक हो गया। और इस स्टेज पे आके नए नोट्स या नई बुक लेना एडवाइजेबल नहीं है। देखें बेटा, मुझे इसमें कोई इतराज़ नहीं है कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूं और क्या कहते हैं आप में से लें, आप उसे डायरेक्टली मांग सकते हैं। मैं आपको सारे नोट्स जो हैं वो लॉ के भी, बीएम के भी, वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन बेटा असल इशू ये है कि अगले 7 या 8 दिन में नोट्स लेना आपको फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान देगा। एक चीज़ ये है कि जो बुक आप तैयार कर रहे हैं, आप उसी से तैयार करें। जिस टीचर्स के आप लेक्चर ले चुके हैं, आप उसी के लेक्चर को फ़ॉलो करके तैयार करें। क्योंकि जो ये टॉपिक्स वगैरह मैं आपको बताता हूँ, ये सारे बुक के अंदर है और ये तमाम टीचर्स पढ़ाते हैं, कोई स्किप नहीं करता होता। तो लिहाज़ा लेक्चर देने के नोट्स देने के इस टाइम पे 2 नुकसान हैं जो आपको होने हैं। एक तो ये है कि बेटा आपकी तैयारी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अब ये नोट्स पढ़ने का या बुक को रट्टे लगाने का टाइम नहीं है। दूसरे नंबर पे बेटा इसमें ये जो नोट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट बनाए जाते हैं, चाहे वो किसी भी टीचर के नोट्स हों या चाहे बुक हैं, वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती हैं, पॉइंट्स की फॉर्म में चीज़ें होती हैं। और अगर विदाउट लेक्चर्स आप सिर्फ नोट्स से प्रिपरेशन करेंगे तो ये नोट्स आपको मिसलीड कर सकते हैं, मिसगाइड कर सकते हैं। मैं अपनी क्लासेस में बच्चों को बताता रहता हूँ कि ये इस तरह कहाँ-कहाँ पे जो है वो प्रोविजंस होती हैं। जस्ट यहाँ पे हमने एक लाइन या एक पॉइंट लिखना होता है, लेकिन उसके पीछे लॉजिक या एक्सप्लेनेशन क्या होती है वो जब तक आपको क्लियर नहीं होगी, आप कंफ्यूज रहेंगे, आपको टॉपिक क्लियर नहीं होगा। तो अभी के लिए आपके लिए सिर्फ 2 नसीहतें हैं कि बेटा सिर्फ एक टीचर की बुक उठाएँ, एक टीचर जिससे आप पढ़ चुके हैं, जिससे आपने तैयारी की है, वही बुक और वही नोट्स फॉलो करें। किसी नई चीज़ को हाथ नहीं लगाना। क्यों ऐसे मुफ्त में कन्फ्यूज़ होते होगे? किसी और टीचर की बुक में कुछ लिखा हो, मेरी बुक में कुछ लिखा हो, और ये इस स्टेज के ऊपर जबकि आपके पास 8-10 दिन सारे बचे हुए हैं और आप आके कन्फ्यूज़ हो जाएँ, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक हो गया? तो लिहाज़ा मूव करते हैं आज अपने चैप्टर 13 के ऊपर। देखो बेटा, मैंने आपको पहले बताया कि कंपनी लॉ का चैप्टर 13, 14 एंड 15 ये 3 चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसमें में से कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। इसमें से मस्ट क्वेश्चन आने हैं, 3, 4, 5 क्वेश्चन इसमें से मस्ट आएँगे और यही वो चैप्टर हैं जो एक मेजर पोर्शन जो है वो कवर करते हैं कंपनी लॉ का। तो लिहाजा इन 13, 14 और 15 चैप्टर्स के टॉपिक इंपॉर्टेंट तो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन ये बात ज़हन में रखिएगा कि ये पूरे का पूरा चैप्टर जो है वो हाईली इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट का। और उसके बाद फिर हम जरा मूव करते हैं आगे और देखते हैं कि कौन-कौन से इसके अंदर चीज़ें हैं। अच्छा बेटा, अब ये जो चैप्टर्स हैं ये केस स्टडी के हिसाब से बहुत ही फेवरेट चैप्टर्स हैं। मतलब इसके अंदर से कई तरह से केस स्टडीज़ बन सकते हैं, कई तरह से हर टॉपिक्स में से क्वेश्चन बन सकते हैं, एक-एक लाइन से भी केस स्टडी बन सकता है। तो पूरे चैप्टर को थॉरोली तैयार करना है, फुल प्रिपरेशन करनी है। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं आपको अभी यहीं पे इंशाल्लाह बता देता हूँ। तो लिहाजा सबसे पहले हम चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेटा जो है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर इसके ऊपर पूरा क्वेश्चन भी आ सकता है, मतलब एक स्ट्रेट सा क्वेश्चन कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो बता दें, या इसके ऊपर केस स्टडी भी बन सकता है। मतलब वो इसके अंदर 1 या 2 पॉइंट जो हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। अब ये आपने जहन में रखना है कि ये जो 11 पॉइंट्स हैं ये जनरल हैं, मतलब हर कंपनी पे अप्लाई होंगे, और लिस्टेड कंपनीज के लिए ये जो 2 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा दिए गए हैं ये भी अप्लाई होते हैं। तो लिहाजा इसमें से ज्यादा चांस केस स्टडी का ये होता है कि वो आपको एक डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया देता है और टाइप ऑफ कंपनी बताता है कि वो लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, और फिर आपसे पूछता है कि बताएं इस बेस के ऊपर एक डायरेक्टर जो है वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है या नहीं हो सकता। तो लिहाजा इनको समझ के पढ़ना ज्यादा जरूरी है। ये जो ऊपर वाले हैं बेटा ये सिंपल से हैं, मतलब एक रट्टी रटाई वाली चीजें, काफी सारी चीजें वही हैं जो एक वो शख्स जो इनकम्पिटेंट टू कंट्रैक्ट है, या जो मतलब क्या कहते हैं, एक जनरल सी चीजें हैं। लेकिन ये जो नीचे वाली 2 चीजें हैं ये केस स्टडी के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पहला टॉपिक है जो हाईली इंपॉर्टेंट है। आगे मूव करते हैं इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर। अब इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर ये पूरे का पूरा इंपॉर्टेंट है। अब क्या कहते हैं जो प्रोसीजर है, अब इसके अंदर बेटा देखें कि इसके अंदर से भी वही 2 तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। या तो एक स्ट्रेट क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है, या फिर हर टॉपिक के ऊपर, मतलब जिस तरह ये पहला टॉपिक है और उसके अंदर ये है कि भैया जी एक बार नंबर फिक्स हो जाए बोर्ड मीटिंग के अंदर, तो ये जनरल मीटिंग मतलब मेंबर्स की अप्रूवल के बगैर नंबर चेंज नहीं हो सकते।
तो यहाँ पे भी केस स्टडी का एक क्वेश्चन बन सकता है। तो लिहाजा ये दूसरा टॉपिक है जिसको आपने समझ गए और अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। इलेक्शन वगैरह, नंबर ऑफ वोट्स जो हैं, ये केस स्टडी के हिसाब से 3 पॉइंट जो हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि नंबर ऑफ वोट्स कैसे कास्ट होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि भाई अनअपोज्ड कब इलेक्ट होते हैं और जब इलेक्ट होते हैं तो किसके पास कितने वोट होते हैं। और इसी तरह इससे फिर आगे अब जो अगले क्वेश्चन है बेटा, टॉपिक है, वो है क्या कहते हैं, रिमूवल। रिमूवल जो है उसका क्या कहते हैं, आपने जो डायरेक्टर्स का होता है उसको आपने कैसे रिमूव करना है, वो एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसके अंदर नंबर ऑफ वोट्स कैसे काउंट होने हैं। तो लिहाजा अब तक हमने 3 टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट देख लिए, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एक डिस्क्वालिफिकेशन, सॉरी जो इलेक्शन का प्रोसीजर है, थर्ड नंबर पे रिमूवल ऑफ डायरेक्टर है। बाकी सिंपल है, नॉमिनी डायरेक्टर डेफिनेशन है, वैलिडिटी ठीक है, नहीं है, वेकेशन, वेकेशन ऑफ ऑफिस ठीक है, ये भी एक अच्छा टॉपिक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चौथा टॉपिक हो गया हमारे पास पावर ऑफ डायरेक्टर। हाँ, अब ये हमारे पास अगला टॉपिक है जो हाईली इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर भी मुख्तलिफ क्या कहते हैं जो पावर्स हैं वो डायरेक्टर्स को दी गई हैं, और इसी तरह क्या कहते हैं ये वाले 3 पॉइंट जिनमें ऐसी तो तमाम पावर्स जिनके अंदर मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए होती है, ये पावर जो है केस स्टडी में पूछी जा सकती हैं। तो लिहाजा चौथा टॉपिक हाईली इंपॉर्टेंट हमारा 13वें चैप्टर का आ गया, कौन सा, पावर ऑफ द डायरेक्टर। पहला कौन सा है भैया जी, एलिजिबिलिटी, इलेक्शन, उसके बाद क्या कहते हैं रिमूवल और पावर ऑफ डायरेक्टर। जी चौथा टॉपिक जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट आया, ड्यूटीज ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ब्रीच रेटिफिकेशन। हाँ, किन किन क्राइटेरियाज में एक डायरेक्टर इंडिपेंडेंट कंसीडर नहीं होता, तो ये वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। 5 टॉपिक हो गए। उसके बाद हम चलते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है, कोरम ऑफ अ मीटिंग। कोरम ऑफ अ मीटिंग में बेटा अगर हम बात करें तो जो क्या कहते हैं कोरम कैजुअल वैकेंसी के लिए चाहिए होता है ना, ये केस स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब कैजुअल वैकेंसी के केस में एक कंपनी की मीटिंग का कोरम क्या होगा, तो ये आपने देखना है। थ्रू सर्कुलेशन, रेजोल्यूशन सिंपल है, रिकॉर्ड टू बी केप्ट सिंपल है, पॉलिटिशियन कंट्रीब्यूशन। अच्छा, ये जो रिस्ट्रिक्शन या लिमिटेशंस हैं डायरेक्टर के ऊपर बेटा, इसके अंदर खास तौर पे जो लोन और गारंटी वाला हिसाब है वो इंपॉर्टेंट है। मतलब लोन टू डायरेक्टर जो है, लोन या गारंटी अगर डायरेक्टर्स को प्रोवाइड करती है कंपनी, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है और कैसे वो कर सकती है, तो लिहाजा ये जो है इंपॉर्टेंट है। डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट में अगर हम बात करें तो जनरल नोटिस ऑफ डायरेक्टरशिप और पार्टनरशिप, जनरल नोटिस जो है ये इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्टेड डायरेक्टर, इसमें आपने ये देखना है कि कौन से डायरेक्टर जो हैं वो कौन कौन सी कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो मीटिंग में नहीं बैठ सकते, डिस्कशन नहीं कर सकते, वोट नहीं कास्ट कर सकते। जिस कंट्रैक्ट की जिस मीटिंग के अंदर उस कंट्रैक्ट को डिस्कस किया जा रहा हो जिसमें वो डायरेक्टर जो है इंटरेस्टेड है, तो लिहाजा ये वाला टॉपिक जो है केस स्टडी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। हाँ, चीफ एग्जीक्यूटिव, सीईओ कुछ नहीं है, सिंपल है, वही चीफ एग्जीक्यूटिव की सारी रिक्वायरमेंट हैं जो कि डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती हैं। टर्म रिमूवल, सीईओ नॉमिनी बाय फेडरल, सीईओ एंड कंपनी बिजनेस, चेयरमैन, सोल परचेजर, सोल डिस्ट्रीब्यूटर, कंपनी सेक्रेटरी। तो लिहाजा अभी तक हमने देखा है चेयरमैन का टॉपिक, सीईओ अपॉइंटमेंट रिमूवल 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, 4 टॉपिक, उसके बाद 5, उसके बाद 5, 6, 7, 8 और 9 और एक ऊपर हो जाएगा 10। तो चैप्टर 13 में मैंने ये 10 टॉपिक जो हैं ये आपको हाईलाइट कर दिए हैं, ये तो आपको बाय हार्ट रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई टॉपिक छोटे मोटे बीच में है, एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन, तो मैं पहले इस चीज को क्लियर कर चुका हूं कि आपने इसको थॉरली जो है वो स्टडी करना है, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आगे चलते हैं चैप्टर 14 पे बेटा, शेयर कैपिटल का। तो ये 3-4 चैप्टर को मिक्स करके बनाया गया। इसके अंदर देखते हैं ये क्या कहते हैं, अगर हम बात करें मैनेजमेंट के रेफरेंस में तो ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैनेजमेंट वाला और मीटिंग वाला ये 2 चैप्टर तो हाईली इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद ये शेयर कैपिटल वाला देखते हैं इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है। नहीं 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 नहीं, काइंड्स एंड क्लासेस ऑफ डिफरेंस,
डिफरेंस जो क्या है ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर जो डिफरेंस होता है ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम मूव करें कैपिटल क्लास के अंदर चेंज राइट टू चैलेंज द वेरिएशन डिसीजन ऑफ द कोर्ट, हाँ ये वाला ये टॉपिक जो है ये दूसरा टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे मूव करते हैं प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के अंदर बेटा अभी इसके एक चीज ध्यान में रखनी है, जो भी डेट वाला टॉपिक है मतलब जिसके अंदर टाइम या डेट दी गई है वो इंपॉर्टेंट है और वो केस स्टडी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। मतलब आपकी अप्रूवल कब होनी है, कब आपने अप्रूवल के लिए भेजना है, कितने दिन तक वो वैलिडेट होता है, एक अप्रूवल की वैलिडेशन क्या होती है और प्रोस्पेक्टस की लाइफ क्या होती है। तो इन दो चीजों में फर्क करना जरूरी है कि प्रोस्पेक्टस की लाइफ तब तक होती है जब तक उसके अगेंस्ट में शेयर जो है वो अलॉट हो नहीं होते। शेयर अलॉट हुए प्रोस्पेक्टस खत्म हो गया, जबकि अप्रूवल की जो क्या कहते हैं लाइफ होती है वो 60 डेज होती है फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल। और इसी तरह उसकी पब्लिकेशन की रिक्वायरमेंट है मिनिमम 7 डेज और क्या कहते हैं मैक्सिमम 21 डेज। तो ये आपने जहन में रखना है। तो तीनों डेट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, अब एक्सेप्शन टू अप्रूवल ये दूसरा टॉपिक है जो कि अभी ऐड हुआ है और ये टेस्ट हो सकता है कि कौन कौन सी कंपनीज हैं या कब कब कंपनीज या कौन कौन सी ऐसी बॉडीज हैं जो इनवाइट कर सकती हैं, लेकिन उनके लिए उनको शेयर्स के लिए इनवाइट कर सकती हैं, ये शेयर इशू कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए उनको प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना पड़ता। तो लिहाजा प्रोस्पेक्टस के टॉपिक में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 डेट्स और नंबर 2 जो है एक्सेप्शन किसे अप्रूवल की रिक्वायरमेंट्स। बाकी पब्लिकेशन अवेलेबिलिटी सिंपल है। एक्सपर्ट एक हमेशा वो छोटा सा क्वेश्चन पूछता है आपसे कि भैया एक्सपर्ट क्या होता है और इसकी स्टेटमेंट को आप कब इंक्लूड कर सकते हैं और उसका क्राइटेरिया क्या है। तो आपने बताना है उसका इंडिपेंडेंट होना, उसकी कंसेंट होना और प्रोस्पेक्टस में स्टेटमेंट जो है वो मैनेजमेंट डालेगी कि अभी तक कंसेंट विदड्रॉ नहीं की गई। बाकी इसमें कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, अच्छा रिक्वायरमेंट और प्रोसीजर। अब ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे रिक्वायरमेंट पूछी जाए तो बेटा जस्ट आपने रिक्वायरमेंट बतानी है और अगर प्रोसीजर पूछा जाता है तो जस्ट आपने प्रोसेस या प्रोसीजर बताना है। ठीक है, ये हमारे टोटल 4 टॉपिक हो गए। अगर हम बात करें आगे डिविडेंड की तो इंटरम फाइनल कौन डिक्लेयर करता है कौन अप्रूव करता है ये आपको पता होना चाहिए। रिस्ट्रिक्शन ये इंपॉर्टेंट है केस स्टडी के हवाले से। और फिर हम मूव करते हैं कि विद होल्डिंग ऑफ डिविडेंड सबसे इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड में बात करें तो विद होल्डिंग ऑफ डिविडेंड एक टॉपिक हो गया, प्रोस्पेक्टिव में बात करें तो डेट्स प्लस एक्सेप्शन टू अप्रूवल दो टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गए, उसके 3 टोटल हुए। और अगर हम शेयर कैपिटल में चले जाएं तो वहां पे डिफरेंस ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के दरमियान में, और इसी तरह क्या कहते हैं जो ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्लास है उसको अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, राइट टू चैलेंज द वेरिएशन। तो टोटल 5 या 6 टॉपिक जो है वो इसके अंदर इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इनको आपने जो है अच्छे तरीके से तैयार करना है। अब हम जरा बीएमबीएस पे मूव करते हैं बेटा और हम बीएमबीएस में चलते हैं। चैप्टर हमारा आज था 9। चैप्टर 9 की अगर हम बात करें तो बेटा इसके अंदर जो है 3 चीजें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये तो आपने छोड़ ही नहीं सकते। एक टीम जो रोल टीम रोल थ्योरी है, ये वाली बेल्बन की टीम रोल थ्योरी, इसको आपने याद करना है। तमाम रोल आपको क्लियर होने चाहिए। ये पूरी एक टेबल मौजूद है, ये आपको सारा क्लियर होना चाहिए। दूसरे नंबर पे बेटा फॉर्मिंग ऑफ टीम दूसरा टॉपिक है और तीसरा टॉपिक इसके अंदर यही 3 ही टॉपिक है इसके अंदर, ज्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है। इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव टीम के अंदर जो डिफरेंस होता है, हाँ जी। तो लिहाजा 3 क्या कहते हैं 4 टॉपिक हैं इसके अंदर और चारों याद करने हैं। एक कैसे एक इफेक्टिव टीम बिल्ड करते हैं, दूसरे नंबर पे इफेक्टिव और इनइफेक्टिव टीम का डिफरेंस क्या होता है। अब बेटा ये सारा जो है ना कॉमन सेंस वाला टॉपिक है। इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव टीम जो है ये सॉरी कॉमन सेंस वाला टॉपिक है। इसके अंदर अगर आपको जनरल चीजें जस्ट पता है तो आप डिफरेंस खुद लिख सकते हैं कि एक अच्छी टीम क्या होगी, उसमें सक्सेस होगी, उसमें अच्छी कम्युनिकेशन होगी, अच्छी कोऑर्डिनेशन होगी, इंप्रूवमेंट होगी, प्रोडक्टिविटी हाई होगी, लोग मोटिवेटेड होंगे। ये सारी कॉमन सेंस की चीजें हैं। तो लिहाजा ये दूसरा टॉपिक है। टीम रोल थर्ड और क्या कहते हैं टीम फॉर्मेशन। 4 टॉपिक हैं चैप्टर 9 के। अब बात करते हैं चैप्टर 8 के। बेटा चैप्टर 8 चैप्टर 11 की तरह सारे का सारा इंपॉर्टेंट है, मतलब चैप्टर 8 में से आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पास्ट पेपर के अगर एनालिसिस करें तो हर अटेम्प्ट में इसमें से क्वेश्चन आता है, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी इसमें से आ जाते हैं। तो लिहाजा 8वां चैप्टर बिल्कुल ऐसे है जिस तरह की 11वां चैप्टर। अगर 11वें चैप्टर का वेटेज 15 नंबर का है तो भाई लीडरशिप 10 नंबर कहीं पे भी नहीं गए, 10-12 नंबर ये आराम से आपके पूरी करता है। तो अगर हम इसमें से देखेंगे इंपॉर्टेंट थ्योरीज इसके अंदर से क्या है,
तो नहीं, हाँ जी, एक ये जो क्या कहते हैं ग्रिड दी गई है, ब्लैक एंड मॉर्टन की उन्होंने ग्रिड बताई थी, सिंपल है, आपने इसको याद करना है। दूसरे नंबर पे कंटोनियम जो है ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आपने हर थ्योरी की दो तीन चीजें याद रखनी है। पहले नंबर पे उसके स्टाइल, देखो यार स्टाइल हर जगह पे मतलब दो चीजें मेन यूज हुई हैं, डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक स्टाइल, इनके दरमियान में चीजें मूव होंगी। और इसी तरह अगर आप मूव करें तो अगर दूसरी साइड पे जाए तो कंसर्न फॉर पीपल एंड कंसर्न फॉर टास्क, ये दो चीजें हैं जो हर थ्योरी के अंदर मुख्तलिफ स्टाइल्स को डेवलप कर रही हैं। किसी ने फुल पे, किसी ने उसके 5 बता दिए, किसी ने उसके 4 करके बता दिए, किसी ने उसके 3 बताए, लेकिन यही दो चीजें हैं जो हर थ्योरी के अंदर शिफ्ट कर रही हैं। हर थ्योरी में जो है यही मूव कर रही हैं कि भैया जी बेस्ट स्टाइल कौन सा है। तो लिहाजा ये आपने ध्यान में रखना है कि जो थ्योरी है उसके अंदर उन्होंने ऑटोक्रेटिक या डेमोक्रेटिक वाली चीज को ली है या उन्होंने कंसर्न फॉर टास्क या कंसर्न फॉर पीपल लिया है। 2 नंबर, दूसरे नंबर पे आपने हमेशा ये ध्यान में रखना है कि भाई इस थ्योरी का मेन रिजल्ट क्या था, कि क्या ये कहते हैं कि लीडर बाय बर्थ होता है या लीडर को डेवलप किया जाता है। और थर्ड नंबर पे आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि क्या वो थ्योरी जो है कौन सी जो स्टाइल है या कौन सी अप्रोच है वो बेस्ट है। अब वो कंटीजेंसी की डिफरेंस है, ट्रेड थ्योरी की डिफरेंट होगी, तो तमाम थ्योरीज की डिफरेंट होंगी। आपने ये तीन चीजें हर थ्योरी की जहन में रखनी है। उसके बाद बेटा देखो, जब भी कोई आप थ्योरी पढ़े, अब यहाँ पे नाम है टेनेमेम एंड सेशमिट, तो हर हेडिंग के अंदर आपने एक या दो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जो यूज होते हैं, आपने उनको जहन में रखना है। थ्योरीज मिक्स होती है कि यार ये कौन सी पूछ रहा है, तो हमेशा टेक्निकल वर्ड्स आपने याद रखने कि अगर इस थ्योरी में वर्ड टेनेमियम सिंपल यूज कर सकता है, मतलब ये जो उनके नाम है, या कंटोनियम ऑफ लीडरशिप भी वो पूछ सकता है। तो लिहाजा ये दो टेक्निकल वर्ड हैं, इनमें से कोई एक वर्ड भी या तो सिंपल वो सीधा नाम से पूछ लेगा कि जी वो उसकी थ्योरी बताएं और उसके लीडरशिप स्टाइल बताएं, या ये इनमें से कोई एक वर्ड यूज कर लेगा, वो बताएगा कि कंटोनियम ऑफ लीडरशिप जो है उसको डिस्क्राइब करें या उसको एक्सप्लेन करें, तो फिर आपको बताना होगा ये सारा। तो लिहाजा हर थ्योरी के अंदर एक दो टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है। ये दूसरी थ्योरी होगी बेटा। तीसरी अगर हम चलें तो लिकर्ड लीडरशिप स्टाइल, स्ट्रेंथ अप्रोच, पार्टी, हाँ ये तीसरी अप्रोच, तीसरी थ्योरी ग्रिड, कॉन्टोनियम, लिकर्ड लीडरशिप स्टाइल। अच्छा, अब इसको क्यों मैं इंपॉर्टेंट कर रहा हूं बेटा, इसके जो नाम या हेडिंग्स है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा तो टेल, सेल्फ स्टाइल, ज्वाइंट स्टाइल, कंसल्ट स्टाइल, वो हम हर थ्योरी में आगे वही नाम यूज हो रहे हैं, लेकिन ये वो थ्योरी है जिसके अंदर उन्हीं चीजों के नाम यूज किए गए हैं। जिस तरह एक्सप्लॉइटिव अथॉरिटेटिव बताया गया तो ये टेल स्टाइल है। तो इनके नाम या हेडिंग की वजह से इसको एक इंपॉर्टेंस की फैक्टर में रखने इसको पूछा जा सकता है। तो ये तीसरी थ्योरी है। चौथी चले तो भैया जी फेडरल कंट्री, नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ जी, सिचुएशनल लीडरशिप स्टाइल जिसको हम कहते हैं कॉन्टीजेंसी थ्योरी, तो ये वही चीज है जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं, लेकिन बहरहाल आपको इन दोनों में डिफरेंस का पता होना चाहिए। हैंडी बेस्ट फिट अप्रोच, ठीक है। व्हाट डिड, हाँ एडेयर एक्शन 50-50 रूल जो एक्शन सेंटर्ड लीडरशिप है, इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ये क्या चीज है बेटा। ये वो सेम चीज है जिस तरह एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट थे। मतलब हमने कहा था कि किसी भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के 3 एस्पेक्ट होते हैं, मैनेजिंग मैनेजर, मैनेजिंग बिजनेस, मैनेजिंग वर्क एंड देयर वर्कर्स। तो हमने जो सिर्फ जो 5 उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हर जगह पढ़ते रहे हैं कि प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, वो वाली वो सिर्फ किसकी थी, वो एक एस्पेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जिसमें मैनेजिंग वर्क एंड देयर वर्कर की बात हो रही होती है। बाकी तमाम में वो मुख्तलिफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम इस तरह हर लीडर के 3 एस्पेक्ट होते हैं या उसके अंदर 3 स्किल होनी चाहिए, टास्क, टीम एंड इंडिविजुअल। क्या मतलब कि भाई टास्क के लिए भी उसकी कंसर्न स्किल होनी चाहिए, टीम को मैनेज करने की भी और इंडिविजुअल को भी मैनेज करने की। तो ये वही चीज है, परेशान नहीं होना, क्योंकि ये थोड़ा सा ना एक काफी सारी अंग्रेजी इस थ्योरी के अंदर लिख दी गई है, लेकिन कुछ भी इसके अंदर नहीं है, वही चीज है जो हमने क्या कहते हैं एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट देखे थे। ये हमारी हो गई चौथी। वन मैनेज नहीं है, डिफरेंस है, ये लीडरशिप एट ऑल लेवल नहीं है। जॉन कार्टर नहीं। 6 प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप अडॉप्टिव चेंज, हाँ ये वाला, ये बेटा चेंज वाले चैप्टर से रिलेटेड एक टॉपिक है। मतलब जो चेंज का चैप्टर था उसके साथ एक लीडरशिप के अंदर, जारी बात है जब भी हमने कहा कि एक कंपनी की लीडरशिप जो होती है वो बहुत मैटर करती है कि एक एंटिटी चेंज अडॉप्टिव है या नहीं है। तो लिहाजा ये चेंज के चैप्टर के साथ रिलेटेड ये एक थ्योरी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम मूव करें तो बस एक थ्योरी ये हो गई चेंज अडॉप्टिव वाली, दूसरी हमारी हो गई लिकर्ट
रेयर एक्शन सेंटर रूल। तीसरे नंबर पे हमारी हो गई हेर्सी एंड ब्लैंशर्ड, लिकर्ड वाली हो गई चौथी। पांचवें नंबर पे हमारी है भैया जी पांचवें नंबर पे, हाँ जी, क्वांटोनियम और ग्रिड। ये 6 थ्योरीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इन 6 थ्योरी का आपको यह पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या है। तो ये हमारा हो गया आज का 8वां चैप्टर। तो लिहाजा मैंने पहले बता दिया कि 8वां चैप्टर ऐसे ही इंपॉर्टेंट है जिस तरह कि 11वां चैप्टर है। 11वें का वेटेज अगर 15 का है तो 22 का 10 से 12 का वेटेज कहीं नहीं गया। पढ़ना आपने पूरे का पूरा है। ये 6 थ्योरीज आपको कम से कम बाई हार्ट जो है वो याद होनी चाहिए, ठीक हो गया। तो लिहाजा इसके क्वेश्चन भी आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे 2-1 बजे तक। इसके काफी सारे क्वेश्चन है चैप्टर 8 के, चैप्टर 9 के छोटे से ही हैं, 5-6 क्वेश्चन है थोड़े से। तो लिहाजा इसके ऊपर आपने ज्यादा फोकस देना है, टाइम के लगाना है। आज के 1-2 घंटे जितना भी लगता है ये करके सोना है, ठीक हो गया बेटा जी। ओके, तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में। अल्लाह ताला आपको कामयाबियां दे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफिज बेटा जी।